से चीजें रिपोर्ट की जो कि एक्चुअल थी। बाद में एफबीआर उनको शो कर नोटिस भेजता है, उनका ऑडिट के लिए पॉइंट सेलेक्ट किया जाता है और उनके खिलाफ एक फैसला दे दिया जाता है जिसमें तकरीबन 18 से 19 मिलियन की एक टैक्स डिमांड बना दी जाती है। मतलब तकरीबन 2 करोड़ रुपए की तकरीबन डिमांड बना के उनको टैक्स चार्ज कर दिया जाता है। टैक्स पेयर सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, बताता है कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई है, एफबीआर रेट ये है, एक्चुअल ये रेट ये है और तमाम चीजें शो की जाती हैं। लेकिन एफबीआर फिर भी नहीं मानता, अपनी विश लिस्ट और एज यूजुअल जो ऑर्डर है वो पास कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो ऑर्डर है वो चलते चलते टैक्स कोर्ट में जाता है। वहां पे जाके टैक्स पेयर अपनी सारी चीजें दोबारा एक्सप्लेन करता है और वहां से टैक्स पेयर की फेवर में एक फैसला आता है। इस तमाम ऑर्डर में क्या लिखा गया था, क्या इसकी समरी है, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो सेल और परचेज करते हुए हमने उनका ख्याल रखना है ताकि हम इस तरह के ऑर्डर से बच सकें। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये ऑर्डर है आपके सामने अवेलेबल है, टैक्स ईयर 2020 का ये ऑर्डर है, एटीआर का ऑर्डर है और ये 6 नवंबर 2025 को जारी किया गया। इसके अंदर जो कुछ ब्रीफली चीजें थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक टैक्स पेयर हैं जो कि मोहम्मद जाकिर अब्बासी साहब हैं। इनका जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के खिलाफ इन्होंने जो आगे जाके एटीआर में जो केस है वो फाइल किया। हुआ क्या कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज की जो कि ये 4 पार्टनर थे, मतलब एक 7 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो कि 4 लोगों ने मिलकर परचेज की और एक बंदे का जो शेयर था वो 17.5 मिलियन था, मतलब 1 करोड़ 75 लाख रुपया। इन्होंने वो पैसे पे किए और अपनी टैक्स रिटर्न में उस प्रॉपर्टी को शो कर दिया जो कि बिल्कुल ठीक काम किया। बाद में एफबीआर को डिपार्टमेंट को मसला उसको इशू है, वो ये कहता है कि जी आपने जो टैक्स पे किया है वो तो पे किया है 36 मिलियन के ऊपर सेल परचेज करते हुए। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे एक्चुअल जो रेट है एफबीआर का, वो एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन रेट है वो 17 मिलियन है। एफबीआर जब चेक करता है तो वो ये कहता है कि जी आपने जो टैक्स पे किया है वो तो 36 मिलियन पे किया है और आपने जो प्रॉपर्टी शो की हुई है वो 17 मिलियन की हुई है। हालांकि टैक्स पेयर ने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। एक टैक्स पेयर है जिसने प्रॉपर्टी ही इतने की परचेज की है जितने की परचेज की है, जो एक्चुअल रेट है वो उसी पर रिपोर्ट करेगा। सम टाइम ये होता है कि आपके एफबीआर रेट डिफरेंट होते हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं। जैसे आजकल प्रॉपर्टी के ऊपर डाउनफॉल आया हुआ है, अक्सर जब आप परचेज करने जाते हैं किसी सोसाइटी में तो आपको पता चलता है एक्चुअल रेट कम है और जो डीसी रेट है वो ज्यादा है, एफबीआर रेट ज्यादा है। हालांकि पहले ऐसे नहीं होता था। और ये भी इशू आ सकता है कि प्रॉपर्टी का अगर कोई डिस्प्यूट है, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, तो उसकी वजह से भी जो एक्चुअल रेट है वो डिफरेंट हो सकता है, कम हो सकता है। जो एफबीआर रेट है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। सेम इसी तरीके से टैक्स पेयर ने सारी चीजें एक्सप्लेन की लेकिन एफबीआर ना माना। अपनी विश लिस्ट की बेस पे उसने इस टैक्स पेयर को तकरीबन 18.9 मिलियन यानी कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए का जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम डाल के उनको टैक्स चार्ज कर दिया कि भाई आप ये टैक्स पे करें। और ये सेक्शन कौन सा उन्होंने यूज किया, 111। उसके बाद टैक्स पेयर के आर्गुमेंट क्या थे कि भाई मैंने तमाम जो पेमेंट ये की है मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू पे की गई है। उसके बाद टैक्स पेयर ने रजिस्ट्री भी दिखाई, एग्रीमेंट भी दिखा दिया, कोर्ट के डॉक्यूमेंट भी दिखा दिए, पेमेंट प्रूफ भी दिखा दिया, लेकिन एफबीआर ऑफिसर फिर ना माना और टैक्स पेयर के अगेंस्ट उस फैसले को, उस ऑर्डर जो है उसको जारी कर दिया, पास कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि टैक्स पेयर जो इस मैटर को लेके जाता है एटीआर में, वहां पे जाके जो पहला पॉइंट कोर्ट ने डिस्कस किया वो क्या है कि एक्चुअल जो कॉस्ट पे की गई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रदर के जो एफबीआर के वैल्यूएशन रेट है। जब एक टैक्स पेयर ने साबित कर दिया कि मैंने 17.5 मिलियन की प्रॉपर्टी परचेज की है एक्चुअल में और जो टैक्स पे किया है चाहे वो ज्यादा वैल्यू पे किया है तो वो जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। और टैक्स पेयर ने साबित किया है कि भाई मैंने 17.5 की परचेज की है तो मैं यही अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करूंगा, मैं 36 की कैसे कर दूं, मैंने तो पैसे ही इतने नहीं दिए। तो कोर्ट ने भी यही पॉइंट डिस्कस किया कि भाई एक्चुअल जो रेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है, एफबीआर के रेट हैं, वो यूज किए जाते हैं टैक्स पेमेंट के लिए, मतलब 236C का टैक्स या 236K का टैक्स। जब कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो सेम टाइम पे सेलर जो है वो 236C का टैक्स पे करता है और जो बायर है वो 236K का टैक्स पे करता है। वो जो रेट हैं वो इस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं या कैपिटल गेन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है कि 1 लाख की प्रॉपर्टी है, आपने उसको 120 का बेच दिया, 20 आपका कैपिटल गेन है, प्रॉफिट है, या उस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। हालांकि ये पॉइंट यहां पे ठीक नहीं, एक्चुअल में ट्रांजैक्शन डिफरेंट है तो वो उसको एफबीआर को कंसीडर करना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तमाम चीजें देखने के बाद ऑर्डर पास करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब दूसरा इसका पॉइंट क्या था
कि अगर एक प्रॉपर्टी है जिसको आपने परचेज किया है 17.5 मिलियन का और टैक्स पे कर दिया गया है 36.3 मिलियन का, आपने अपने बैंक अकाउंट से ये पैसे पे किए हैं, तो आप टैक्स रिटर्न में अपनी वेल्थ में भी यही शो करेंगे ना, आप ये थोड़ी शो करेंगे, तो जारी बात है डिफरेंस भी आएगा। तो ये वही पॉइंट है कि वेल्थ स्टेटमेंट मस्ट शो एक्चुअल अमाउंट पेड, अदरवाइज वेल्थ कैन नॉट बी मैच। जो लोग ये काम करते हैं उनको पता है कि भाई वेल्थ स्टेटमेंट भी मैच ही नहीं होती, वहां पे तो डिफरेंस आ जाता है, मैंने पैसे ही जितने नहीं पे किए तो मैं क्यों ज्यादा ट्रांजेक्शन दिखा दूं। कल को मुझे कहें कि जी आपने ये वैल्यू दिखा दी है तो आप इसकी डिटेल दिखाएं, तो वो तो हम नहीं दिखा सकेंगे। तो सेम इसी तरीके से कोर्ट ने ये सारे पॉइंट मेंशन किए, उनकी अपील को एक्सेप्ट कर दिया गया, जो डिमांड थी उसको खत्म कर दिया गया और जो ऑर्डर था उसको कालअदम करार देके उसको फारग कर दिया गया कि भाई बिल्कुल ऑर्डर ठीक नहीं है। और उसके बाद जो हमारे लिए सारे प्रोसेस से हमने क्या सीखा कि जो एफबीआर रेट है और एक्चुअल रेट है ये हमेशा बराबर नहीं हो सकते, और अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरे हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट हुई है, तो जो टैक्स की एडिशन या चार्ज किया गया वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और सेक्शन 11 अप्लाई करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जो ऑफिसर है उसको, ना कि वो अज्यूम कर ले कि ऐसा हुआ होगा। तो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जब आपने प्रॉपर्टी सेल या परचेज करनी है तो कोशिश करें जो पेमेंट है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करें, कि अगर कोई बाद में कोई मसला है, अगर कैश में पेमेंट हुई होगी तो जारी बात है फिर आप साबित नहीं कर सकते। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर देखा था जिसमें हमने ये स्टडी किया कि 5 मिलियन से ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी है तो आपने बैंकिंग चैनल यूज करना है, अगर आप नहीं यूज करेंगे तो उसकी सेपरेट पेनल्टी है।